हेलो प्यारे दोस्तों एवं विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। मैं आपका अपना गुरुजी अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। और सीटेट 2022 का एग्ज़ामिनेशन फॉर्म आ चुका है ऑनलाइन, जिसकी फिल करने की जो डेट है वो 31 अक्टूबर से शुरू होगी। 31 अक्टूबर से शुरू होगी, ठीक है। और उसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की 24 नवंबर, ठीक है। और फीस पे करने की जो लास्ट डेट है वो है 25 नवंबर, ठीक है। और जो एग्ज़ाम की जो डेट दी गई वो दिसंबर 2022 में दी गई है। तो अगर देखा जाए तो दिसंबर के लास्ट वाले वीक से 21 से या 20 से शुरू हो सकते हो, जनवरी तक जा सकता है, ठीक है। ओके। अगर हम बात करें फीस की, तो अगर सिंगल पेपर बच्चों आपको भरना है तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1,000 रुपये है। एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 500 रुपये है। अगर आपको दोनों पेपर भरने हैं तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए फ़ीस है 1200, एंड एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड वालों के लिए फ़ीस है 600 रुपये। तो हमारे हिसाब से आप सभी दोनों पेपर, दोनों फॉर्म डालिए, प्राइमरी और जूनियर दोनों का, ठीक है। देखिए तो सीटेट 2022 का नोटिफिकेशन आ चुका, फॉर्म आ चुका है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में बच्चों हम आप सबके लिए एक बहुत ही अच्छी प्रश्नों की बहुत ही अच्छी एक श्रृंखला सीरीज लाए हुए हैं, ठीक है। इसमें अच्छे से अच्छे आप लोगों के पास अच्छे से अच्छे प्रश्न होंगे। आप लोग उसको देखिए, करिए, सॉल्व करिए, और जितना सॉल्व करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और इतना है निश्चित है कि लगभग 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 क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना समय व्यर्थ करते हुए शुरू करते हैं, ठीक है। हाँ तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है, वागीश में कौन सी संधि है। वागीश में कौन सी संधि है। संधि तो आप लोग जानते होंगे, संधि तो आप लोग पढ़ चुके होंगे। क्या होता है ज्वाइनिंग, मतलब कि जब दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से वर्ण यानी कि अक्षर, वर्णों के मेल से जो विकार यानी कि परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है, ठीक। एक्चुअली में इसमें दो शब्द होते हैं, दो शब्द होते हैं। एक शब्द ये होगा, बीच में प्लस का साइन होगा, दूसरा शब्द ये होगा, ठीक है। फिर क्या होता है, पहले वाले शब्द का जो आखिरी वाला वर्ण होता है उसका, और दूसरे वाले शब्द का पहला वाला वर्ण जो होता है उसका मेल होता है। उन दोनों का मेल होके यानी कि उसमें विकार होता है, उनमें परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन होने के बाद एक आपको नया शब्द मिल जाएगा, एक आपको नया शब्द मिल जाएगा, यही आपकी संधि होती है, ठीक है। दो शब्द होते हैं, ये पहले वाले शब्द के आखिरी वाले वर्ण का और दूसरे शब्द के पहले वाले वर्ण का मेल होगा, मेल होने से एक आपको नया शब्द मिलेगा, वही आपकी संधि होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो देव धन आलय, देवधन आलय। तो देखो ये पहला शब्द है, ये आखिरी वाला शब्द है। तो देवधन आलय में जो पहले वाले शब्द के पहला वाला शब्द का आखिरी वर्ण और इसके पहले वाले वर्ण का जब मेल होगा, इन दोनों को जब मेल होगा, इन दोनों को जब मेल होगा तो नया वर्ड हमारा मिल जाएगा देवालय। देवालय, देवालय स्वर संधि के अंतर्गत ये आता है। जब आप नियम रोज पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। देवालय होता है, ऐसे होता है परीक्षा धनार्थी परीक्षार्थी हुआ, ठीक है। और जगत धननाथ जगन्नाथ हुआ, ठीक है। चलिए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन के माध्यम से हम चीज़ें आपको समझाते भी जाएंगे, ठीक है। हम हर चीज़ के एक एक क्वेश्चन रखेंगे और हर प्रकार की संधि आपको बताते जाएंगे, ठीक है। अच्छा तो बताइए, वागीश में कौन सी संधि है। व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। अगर आप जो शब्द दिया है अगर उसको सार्थक शब्दों में तोड़ पाएंगे, सार्थक शब्दों में तोड़ पाएंगे जिनका अर्थ निकल रहा हो, ठीक है, जिनका अर्थ निकल रहा हो, तभी आप समझ पाएंगे कि कौन कौन से शब्दों में तोड़ना है, कहाँ पे मतलब कि शब्द की कहाँ पे शब्द हमारा ब्रेक होगा, ठीक है।
तो ये अगर जान गए शब्द कहाँ से ब्रेक करना है, कौन से सार्थक शब्दों में तोड़ना है, तो संधि बहुत ही आसान हो जाती है। ठीक, चलिए वागीश में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। तो वागीश में आपकी होगी व्यंजन संधि, वागीश में आपकी होगी व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। ठीक है, वागीश में आपकी होगी व्यंजन संधि। कैसे कैसे? तो देखो, सबसे पहले वागीश दिया हमने। ठीक है, वागीश सबसे पहले हमने वागीश लिया। अच्छा, जब वागीश को हम तोड़ेंगे बेटा, तोड़ेंगे तो ये देखो, अगर तोड़ें तो वागीश वागीश करें तो वाक धन ईस, वाक धन ईस, यानी कि यहाँ पे टूटेगा, यानी कि यहाँ पे टूटेगा, यहाँ पे टूटेगा। तो इसको जब तोड़ेंगे, वाक धन ईस, वाक धन ईस, वाक धन ईस। ठीक है, अब इसका रूल ये कहलाता है बच्चा, कैसे ये दोनों बदल के ऐसे हो जाते हैं। तो देखो, मतलब कि जब किसी भी वर्ग के पहले वर्ण का, जब किसी भी वर्ग के पहले वर्ण का, चाहे क वर्ग हो, चाहे च वर्ग हो, चाहे ट वर्ग हो, चाहे ठ वर्ग हो, चाहे प वर्ग हो, ठीक है, उसके पहले वर्ण का अगर मेल किसी स्वर से हो, किसी स्वर से हो, अथवा अथवा वर्ग के किसी तीसरे वर्ण से हो। तीसरे वर्ण का मतलब क्या होता है? ग, ज, ड, द, ब। ठीक है, तीसरे वर्ण से हो। ठीक है, या चौथे वर्ण से हो, चौथे वर्ण से हो, यानी कि चौथे वर्ण का मतलब क्या होता है? घ, झ, ढ, ठीक है, ध, भ, चौथे वर्ण से हो। ठीक है, अथवा अंतस्थ व्यंजन से हो, अथवा अंतस्थ व्यंजन से हो। अंतस्थ व्यंजन का मतलब क्या होता है? या, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन से हो। ठीक, अंतस्थ व्यंजन से हो। ठीक है, ठीक, मतलब कि जब वर्ग किसी भी वर्ग के पहले वर्ण का मेल किसी भी स्वर से हो, अथवा वर्ग के तीसरे चौथे वर्ण से हो, अथवा किसी भी अथवा अंतस्थ व्यंजन से हो, इनमें में से इन सभी वर्णों में से किसी भी वर्ण से होने पर वर्ग का जो पहला वर्ण है अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में चेंज हो जाता है। वर्ग का जो पहला वर्ण होगा तो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में चेंज हो जाता है, चेंज हो जाएगा। मतलब कि का जो है वो का खा गा में जाएगा, चा छा जा चा जा में जाएगा। ठीक है, इस प्रकार टा ठा दा जो भी है पा फा बा में जाएगा। ठीक है, ये होता। ठीक, तो देखिए, तो देखो, अब देखो वाक धन इस व्यंजन संधि होती क्या है? जब व्यंजन का स्वर से मेल हो या व्यंजन का व्यंजन से मेल हो तो वहाँ पे व्यंजन संधि होती है। ठीक, अब देखो यहाँ वाक धन ईस लिखा हुआ है, तो देखो ये का वर्ग का पहला वर्ण है, का वर्ग का पहला वर्ण, इसका जो मेल है वो स्वर से हो रहा है, वो स्वर से हो रहा है। तो रूल क्या कहलाता है? जब किसी भी वर्ग के पहले वर्ण का मेल अगर किसी भी स्वर से हो तो वो तो वर्ग का जो पहला वाला वर्ण है वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में चेंज हो जाएगा। मतलब ये पहला है तो तीसरा क्या है? इसका होगा गाव हो जाएगा। और हमेशा जो वर्ण होता है, हमेशा जो वर्ण होते हैं, जो अक्षर होते हैं, वो हलंत वाला शुद्ध रूप उनका होता है। जो शुद्ध रूप होता है बच्चा वो हलंत वाला होता है, हलंत वाला शुद्ध रूप होता है, यानी कि का, ग, ख, ये हलंत वाले जो रूप होते हैं ये इनके शुद्ध रूप होते हैं बच्चा। और ये जो पूरा देख रहे हैं ये का, ठीक है, ग, ये पूरा देख रहे बच्चे, ये इनको स्वर की सहायता से लिखा गया है, इनको स्वर की सहायता से लिखा गया, यानी कि हर अक्षर में, हर वर्ण में कोई ना कोई स्वर की मात्रा होती है। ठीक, चलिए तो देखिए, तो का वर्ग का पहला वर्ण है, इसका मेल स्वर से हो रहा है। जब पहले वर्ण का मेल किसी स्वर से हो तो वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में चला जाएगा। तो देखो कैसे, यानी कि का मेल हलंत वाला जो होता है उस पूर्ण शुद्ध रूप होता है। ठीक है, किससे हो रहा है? स्वर से हो रहा है, स्वर से हो रहा है। जब स्वर से हो रहा है तो का जो बच्चा है वो तीसरे में बदल जाएगा, यानी कि गा में चला जाएगा। और गा में जब बदल जाएगा तो गा का में अब बची यहाँ पे बड़ी ई, तो बड़ी ई से हो जाएगा, बड़ी ई की मात्रा गा पे चढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा गी, तो हमारा बन जाएगा वागीश। समझ गए? मतलब कि का जो है वो अपने ही वर्ण
वर्ग के तीसरे वर्ण में चला जाएगा, गा में चला जाएगा। अब बची ई से, बड़ी ई से इसका मेल होना, तो बड़ी ई की मात्रा इस पर चढ़, चूंकि हलंत वाला है और हलंत वाला जब स्वर से मिलता तो स्वर की मात्रा उस वर्ण पे चढ़ जाती, तो गा हलंत वाला बड़ी ई की मात्रा तो गी हो जाएगी, यानी कि वागीस। तो वागीस में कौन सी संधि होगी आपकी? व्यंजन संधि होगी। ठीक, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, नरेश में कौन सी संधि होगी? नरेश में कौन सी संधि होगी? नरेश में कौन सी संधि होगी? गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। जल्दी बताइए। जल्दी बताओ। नरेश में कौन सी संधि होगी? तो नरेश में जो बच्चा आपकी होगी, नरेश में बच्चा जो आपकी होगी, नरेश में जो आपकी होगी वो होगी गुण संधि, वो होगी गुण संधि। गुण संधि क्या बोलती है? गुण संधि ये बोलती है जब छोटा आ और बड़ा आ के बाद, इनके बाद, छोटा बड़ा आ के बाद छोटी ई आए, बड़ी ई आए या छोटी ई आए, ठीक है, अथवा या छोटा ऊ आए या बड़ा ऊ आए, बड़ा ऊ आए, बड़ा ऊ आए, ठीक है, बड़ा ऊ आए या री आए, री आए, री आए। तो जब इन दोनों का जब मेल होगा, जब इन दोनों का जब मेल होगा, मतलब छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटी या बड़ी ई आए या छोटा ओ बड़ा हुआ या री आए, तो जब इन दोनों का जब मेल होगा, 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 इन दोनों का जब मेल होगा तो क्रमशः ए हो जाएगा, ओ हो जाएगा और अर हो जाएगा। कहने का मतलब, कहने का मतलब, कहने का मतलब, कहने का मतलब छोटा आ या बड़ा आ, इन दोनों के बाद अगर छोटी ई या बड़ी ई आएगा तो हमेशा ए बन जाएगा। ठीक, हमेशा ए बन जाएगा। बस आपको ये वाली मात्रा ध्यान रखनी होगी, बस आपको हमेशा जहाँ पे ज्वाइनिंग हो रही होगी वहाँ पे ये वाली मात्रा ध्यान रखना। ठीक, इतना समझ गए। सेकंड, यदि छोटा आ बड़ा आ के बाद छोटा ओ आए या बड़ा ओ आए तो इन दोनों के मेल से ओ हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो आपको ये वाली मात्रा याद रखनी है। ठीक है, समझ गए? ओके। तीसरा देखो, तीसरा देखो, अगर 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 इसके बाद री आए, री आए तो अर हो जाता है, अर हो जाता है, अर हो जाता है। तो आपको कौन सी मात्रा याद रखना है? आपको ये आधा, ये वाली मात्रा, आधा रा वाली मात्रा याद रखनी है। ठीक है, समझ गए? ओके, चलिए शुरू करते हैं। अब देखते हैं कैसे गुण संधि बनेगी, ये देखते हैं। तो गुण संधि समझ गए, छोटा बड़ा के बाद छोटी या बड़ी है तो ए हो जाएगा, छोटा बड़ा हो तो ओ हो जाएगा, रे है तो अर हो जाएगा। ठीक, मात्रा समझ गए। तो गुण संधि देखो, नरेश, तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चा, इस नरेश को सार्थक टुकड़ों में तोड़ते हैं, मतलब कि अर्थवान टुकड़ों में तोड़ते हैं। पता चला अंडरस्टैंड इधर तोड़, ये गलत हो जाएगा। अर्थवान मतलब कि ऐसे टुकड़ों में तोड़ो जिनके कुछ ना कुछ अर्थ निकलते हो। तो सबसे पहले चेक, ये टूटेगा कहाँ से? तो नरेश देखो, अगर हम देखें तो नरधन एस, नरधन एस, एस नहीं होगा, नरधन एस, यानी कि यहाँ से टूटेगा, यहाँ से ब्रेक होगा। तो यहाँ से अगर हम ब्रेक करेंगे तो इसका हो जाएगा संधि विच्छेद, नरधन ईस, नरधन ईस, एस नहीं होगा, नरधन ईस। अब देखो, अब देखो ज्वाइनिंग देखो, देखो रा, अगर हम रा में देखें तो रा देखो, रा दो चीज़ों मिलकर बना हुआ है, आधा रा और इसमें छोटा आ की मात्रा होगी। ठीक है, ओके, समझ गए? तो रा से हमारा छोटा आ निकला, रा से हमारा छोटा आ निकला, और यहाँ पे देखो बड़ी ई है, यहाँ पे देखो बड़ी ई है। रा से हमारा छोटा आ स्वर निकल रहा है, यानी कि आ, यहाँ पे बड़ी ई है। तो आ और ई मिल के ये क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि ये वाली मात्रा आ जाएगी, ये वाली मात्रा आ जाएगी। रा में देखो आ की मात्रा निकल रही, इस तरह से निकलती है। हलंत वाला रा शुद्ध रूप से होगा, कोई ना कोई स्वर चढ़ रहा होगा, तो छोटा आ की मात्रा है तो आ, तो आ इससे अलग होके मेल करेगा ई से,
यानी कि ये दोनों का मेल होगा। ठीक है, मतलब कि आ ई से इन दोनों का मेल होगा, मेल होने से ए बनेगा, ए बनने से ये वाली मात्रा आएगी आपकी। ठीक है, समझ गए? ओके, तो डायरेक्ट अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ से हमें मिलेगा आ, और यहाँ से मिल रहा हमारा ई, स्वर स्वर का मेल हो रहा था यानी कि स्वर संधि, और आ के बाद ई आए, छोटी आए, कुछ भी आए, हमेशा ए बनेगा। और जब मेल होगा इन दोनों का, जब मेल होगा आ और ई से ए बनेगा, तो ए की मात्रा हलंत वाला रा केवल बचेगा, हलंत वाला रा बचेगा, और उसका मेल किससे? ए से होगा। तो सीधे क्या हो जाएगा? ए की मात्रा लग जाएगा नरेश पर, यानी कि ये वाली मात्रा रा पे लग जाएगी। तो नरधन ई से इन दोनों का मेल होगा तो ए की आ और ई यानी कि ए बनेगा, यानी कि ए की मात्रा किस पे? आर पे, हलंत वाला जो वर्ण बचेगा उस पर लग जाएगा, आर हलंत वाला बचेगा, आर पे लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा? नरेश। ठीक, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब बताइए, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम, ये व्यंजन संधि है, स्वर संधि है, विसर्ग संधि के, इनमें से कोई नहीं। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। तो सदैव में जो बच्चों आपकी होगी वो होगी स्वर संधि। सदैव में जो आपकी होगी वो होगी स्वर संधि। अभी आपने गुण संधि पढ़ा है। गुण संधि में हमेशा जहाँ पे ज्वाइनिंग होगा पहचान, जहाँ पे ज्वाइनिंग होगा वहाँ पे एक ये मात्रा आ सकती है या तो एक ये मात्रा आ सकती है। अभी इस क्वेश्चन में यहाँ पे देखा था आपने, है ना? तो ये नरेश, देखो ये वाली मात्रा है, या महेश हो सकता है, या सुरेश हो सकता है। ठीक, या अगर देखें महोदय हो सकता है। ठीक है, महोदय हो सकता है। ठीक है, और वीरोचित हो सकता है। ठीक, तो सब में देखो जहाँ पे ज्वाइनिंग होगा वहाँ पे या तो ये वाली मात्रा आएगी या तो ये वाली मात्रा आएगी। ठीक, या तो ए वाली मात्रा आएगी, ठीक है, ये वाली, या तो ये वाली मात्रा आएगी। ठीक, तो ये चीज़ है। ठीक, अब आ जाओ सदैव। तो सदैव में हमेशा आपकी स्वर संधि होगी, और स्वर संधि के अंतर्गत ये आपकी वृद्धि संधि का उदाहरण है, अब देखो वृद्धि संधि यानी गुण संधि में क्या होता है? एक एक मात्रा ऊपर, एक मात्रा ये एक एक होता है। अब जब वृद्धि, तो क्या करें हैं, इन्हीं में एक एक मात्रा और बढ़ा दो, वृद्धि कर दो, यानी कि ये और ये, इन दोनों को पकड़ना है। इस तरह की मात्रा जहाँ भी होंगी वहाँ पे आपकी वृद्धि संधि होगी। ठीक है, तो है ना? वृद्धि संधि में क्या होता है? जब छोटा आ या बड़ा आ, इनका मेल अगर ए से हो या ऐ से हो, यानी इनके बाद ये अगर आएगा, ठीक है, ये अगर आएगा तो ए हो जाएगा, यानी कि ये दो मात्राएं आएंगी जहाँ पे ज्वाइनिंग हो रहा होगा दोनों वर्ण का। ठीक है, समझ गए? या छोटा आ बड़ा आ के बाद ये आए, या छोटा आ बड़ा आ के बाद इनके बाद ओ आए या ओ आए, तो इन दोनों के मेल से हमेशा ओ हो जाएगा, और पहचान के लिए ये दो मात्राएं आ जाएंगी। ठीक, जहाँ पे वर्ड की ज्वाइनिंग, शब्द के ज्वाइनिंग हो रहे होंगे। ठीक, चलिए, तो सदैव देखो, सदैव को सार्थक शब्दों में तोड़िए बेटा। दो सार्थक शब्दों में तोड़ना, सबसे पहले तो कहाँ ज्वाइनिंग हो रही है? सदैव यानी सदाधन ए, यानी यहाँ पे मेल हो रहा है इन दोनों का, तो तोड़ो। तो सदैव को सदैव को अगर हम तोड़ेंगे तो सदा हमेशा सार्थक शब्दों में तोड़ना है। सदा धन एव। अब देखो तो यहाँ से बड़ा आ की मात्रा, बड़ा आ का स्वर आ रहा है। हम अभी बता चुके हैं हलंत वाला दा आएगा, बड़ा आ आएगा। ठीक है, अगर ऐसे दा होता तो छोटा आ आता है, जब ऐसे दा होता तो बड़ा आ आता है। ठीक है, बड़ा आ, और इसका मेल देखो ए से हो गया, इसका मेल ए से हो गया। जब मेल ए से हो गया, जब बड़ा आ छोटा के बाद ए आए या ए आए, तो
हमेशा ये बनेगा, ये ए आएगा। यानी कि जब जहाँ पे दोनों वर्ण की ज्वाइनिंग होगी उनके ऊपर ये वाली मात्रा दिखेगी, उनके ऊपर ये वाली मात्रा दिखेगी। ठीक है, तो देखो आ और ए आए यहाँ से। ठीक है, सदा धन एव, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से ए आ रहा है, दोनों को मेल से ये हो जाएगा। यानी कि जब ज्वाइनिंग होगी तो हमें ये वाली मात्रा दिखेगी। यानी कि इन दोनों का जब मेल होगा तो पहले वाले शब्द के जो आखिरी वाला वर्ण है उस पे ए की मात्रा चढ़ जाएगी, उसके ए पर ए की मात्रा चढ़ जाएगी, तो सदाधन एव क्या हो जाएगा, सदैव हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये स्वर संधि का एग्जाम्पल स्वर संधि के अंतर्गत वृद्धि संधि में आता है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं अपने। बहाव शब्द में कौन सा प्रत्यय है, फटाफट बताओ। बहाव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ए ऑप्शन बह, बी ऑप्शन हाउ, सी ऑप्शन आओ, डी ऑप्शन आवा। फटाक से। बहाव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बह, आओ, आवा। तो बहाव शब्द में जो आपका प्रत्यय है, अच्छा प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो किसी शब्दांश के पीछे जुड़ते हैं। प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो किसी शब्दांश के पीछे जुड़ते हैं, है ना, किसी शब्दांश के पीछे जुड़ते हैं। ठीक है, मतलब कि जो शब्दांश, मतलब ऐसे शब्दांश जो किसी भी शब्दों के अंत में जुड़ते हैं। मतलब कि यहाँ पे कोई शब्द लिखा हुआ तो इनके पीछे जो शब्दांश या कोई भी अक्षर जुड़ता है वो आपके क्या होते हैं? प्रत्यय होते हैं। ठीक है, समझ गए? ओके, तो बहाव शब्द में कौन सा प्रत्यय? तो बहाव शब्द में अगर हम बात करें तो आव प्रत्यय है, आव प्रत्यय है। बहाव को अगर तोड़ेंगे तो बह में अगर हम आव जोड़ दें तो ये आपका हो जाता है बहाव, यानी कि आव प्रत्यय है। ठीक है, समझ गए? ओके, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है बे इन, बेई, बेइन। बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है बे इन, बेई, बेइन। कौन सा होगा, फटाक से बताओ। तो उपसर्ग आपके वे शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द के आगे जुड़ते हैं, जो किसी भी शब्द के आगे जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, मतलब कि उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द के आगे जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। तो बेइंसाफी में अगर हम आपके उपसर्ग की बात करें तो बे उपसर्ग है। कैसे बेइंसाफी को लिख सकते हैं? बे धन इंसाफी। ठीक, इंसाफी के आगे हमने बे लगा दिया तो बेइंसाफी हो गया। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। बताइए, विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। ऑप्शन ए विज्ञ, ऑप्शन बी ज्ञान, ऑप्शन सी वी, ऑप्शन डी अन। विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है ऑप्शन ए विज्ञ, ऑप्शन बी ज्ञान, ऑप्शन सी वी, ऑप्शन डी अन। तो विज्ञान शब्द में जो आपका प्रयुक्त उपसर्ग है वो क्या है? वी है। भाई ज्ञान आपके पास एक शब्द है, इसके आगे एक शब्दांश जुड़ गया कि वी जुड़ गया, तो अभी ज्ञान का कुछ और अर्थ होता है, लेकिन उसके आगे एक शब्दांश आके जुड़ गया वी, तो इस पूरे का अर्थ बदल गया। ठीक है, तो वी उपसर्ग जुड़ के पूरे का अर्थ चेंज कर दिया। ठीक है, तो विज्ञान में आपका वी उपसर्ग है। ठीक है, समझ गए? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाँ, प्रतिदिन में कौन सा समास है? समास बताइए फटाफट। समास प्रतिदिन में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अव्ययीभाव समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी बहुव्रीहि समास, ऑप्शन सी द्विगु समास। ऑप्शन ए अव्ययीभाव समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी बहुव्रीहि समास, ऑप्शन डी द्विगु समास। तो समास क्या चीज़ होता है? तो दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को, मतलब कि इसमें कोई भी दो शब्द आपस में मिलते हैं, उन दोनों शब्द का संक्षिप्तीकरण होकर एक नया शब्द बनता है, यानी कि छोटा रूप, उन दोनों शब्द बड़े दो शब्द आपस में मिलकर छोटे शब्द में बदल जाते हैं, वही आपका समास कहलाता है। मतलब कि दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए
सार्थक शब्द को समास कहते हैं। दो शब्दों का मेल होगा, उससे एक नया शब्द बनेगा, नया सार्थक शब्द मिलेगा, उसे हम क्या कहेंगे? समास कहेंगे। ठीक है, मतलब कि इसमें शब्दों का संक्षिप्तीकरण होता है। ठीक, तो समास बताइए कौन सा समास होगा? अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास। समास कितने प्रकार के होते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। समास कितने प्रकार के होते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो प्रतिदिन तो प्रतिदिन तो प्रतिदिन में आपका कौन सा समास होगा? तो प्रतिदिन में आपका जो समास होगा बच्चा, वो आपका होगा अव्ययीभाव समास। वो आपका होगा अव्ययीभाव समास। मतलब कि जिस समास का पहला पद यानी कि पूर्व पद, हमेशा समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। यानी पूर्व पद में पहला पद, उत्तर का मतलब बाद वाला पद। मतलब कोई भी समास अगर होगा उसमें दो पद होंगे, पूर्व पद यानी कि पहला वाला पद और उत्तर पद यानी कि बाद वाला पद। ठीक है, होगा एक ही शब्द लेकिन उसमें पहचानना होगा पूर्व पद और उत्तर पद। ठीक है, तो जिस समास का पहला पद यानी कि पूर्व पद अव्यय हो अथवा प्रधान हो, अव्यय होता है प्रधान। अव्यय का मतलब वो होता है जिनका मतलब खंड जिन शब्दों को खंडित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और प्रधान हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। ठीक है, तो अव्ययीभाव समास वो समास होता है जिसका पहला पद या पूर्व पद अव्यय हो तथा प्रधान हो, उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। ठीक, अव्ययभाव समास को अगर हम पहचानना हो, अव्ययभाव समास को पहचानना हो, तो उन समास में जो पहले पूर्व पद होते हैं, वो पूर्व पद इस प्रकार के होंगे। प्रति होगा, अव्ययभाव समास में प्रति होगा, आ होगा, ठीक है, यथा होगा, लिख लीजिएगा, यथा होगा, ठीक है, यथा होगा, अनु होगा, भर होगा, ठीक है, भर होगा, ठीक है, भर होगा। ये सब शब्द जुड़े रहते हैं। मतलब कि जो भी कोई भी शब्द दिया होगा, अगर उन शब्दों में आगे पूर्व पद में प्रति जुड़ा हो, आ जुड़ा हो, अनु जुड़ा हो, भर जुड़ा हो, यथा जुड़ा हो, मतलब कि शब्द में अगर आपको प्रति दिख जाए, आ दिख जाए, अनु दिख जाए, यथ दिख जाए, भर दिख जाए, तो आपका अव्ययी भाव समास होगा, क्योंकि ये आपके अव्यय होते हैं। तो प्रतिदिन में देखा तो प्रतिदिन में हमारा प्रति लगा हुआ है, प्रतिदिन में हमारा प्रति जुड़ा हुआ है, प्रति हमारा अव्यय होता है, तो इसमें अव्ययी भाव समास होगा। आ से बनाए तो आजन्म, अनु से बनाए तो अनुरूप, भर से बनाए तो भरपेट, यथा से बनाए तो यथासंभव या यथावत। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, नीलकंठ में कौन सा समास है तो बता चुके होंगे। नीलकंठ में कौन सा समास है? कभी कभी नीलकंठ में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, इनमें से कोई नहीं। नीलकंठ में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, इनमें से कोई नहीं। कभी कभी कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में बहुत ही कन्फ्यूज़न हो जाती है ना, तो आराम से देख लीजिएगा, उसको हम बता भी देंगे। कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास में कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है। ठीक है, हाँ, ठीक है। तो नीलकंठ में कौन सा समास है? तो नीलकंठ में आपका कौन सा समास है? तो नीलकंठ में आपका होगा बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। नीलकंठ में होगा आपका बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। ठीक है, नीलकंठ में होगा आपका बहुव्रीहि समास। नीलकंठ मतलब क्या? बहुव्रीहि समास क्या होता है? मतलब कि वो समास जिसमें जो समस्त पद समझते हैं, मतलब कि दो पदों के मेल से जो एक पद आपको मिलता है वो समासिक पद में समस्त पद होता है। ठीक, तो समस्त पद का कोई भी पद इसमें प्रधान नहीं होता है। मतलब कि ऐसा समस्त पद जिसमें कोई भी पद प्रधान ना हो, मतलब किसी भी पद का कोई महत्व ना हो, मतलब कोई भी प्रधान मतलब प्रधान ना हो। ठीक, कोई पद प्रधान ना हो। ठीक, लेकिन दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं लेकिन दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। मतलब कि समस्त पद में कोई भी पद प्रधान नहीं होगा। ठीक है, और दोनों पद जो होंगे किसी तीसरे पद की ओर संकेत करेंगे, यानी कि ये दो पदों से मिलकर बना होगा समस्त पद। ठीक, तो ये दोनों पद प्रधान नहीं होंगे, लेकिन ये दोनों मिलकर एक तीसरे शब्द की और तीसरे शब्द की ओर संकेत करते हैं। ठीक, तो वो तीसरा शब्द जो होगा वो आपका बहुब्रीहि समास ही होगा। मतलब कि एक तीसरे शब्द का मतलब एक तीसरा अर्थ निकलता है, दोनों शब्द के मेल से एक तीसरा अर्थ निकलता है, तो वहाँ पे आपका बहुब्रीहि समास होगा। कैसे? नीलकंठ, अगर नीलकंठ बोले तो नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, तो नीला है कंठ जिसका एक तीसरा वो निकला। मतलब कि एक
मतलब कि इनका कोई मतलब नहीं निकल रहा, लेकिन इससे किसी तीसरे अर्थ की महक आ रही है, मतलब तीसरा अर्थ कुछ पता चल रहा है। अच्छा, नीला है कंठ जिसका, लेकिन तीसरा शब्द की बात पता चली। अच्छा, भगवान शिव यानी कि भगवान भोलेनाथ, ठीक है। तो ये आपका नीलकंठ हो गया, ठीक है। नीला है कंठ जिसका, तो भगवान भोलेनाथ, ठीक है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। क्योंकि सीटेट है बच्चा आपका, तो इसमें व्याकरण हिंदी की तो ज़्यादा इतनी नहीं, लेकिन जो पेडागॉगी है वो आपकी ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक। पेडागॉगी इसमें ज़्यादा सीटेट में पेडागॉगी ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक है। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पेडागॉगी में बहुत ध्यान दीजिए, ठीक है। व्याकरण भी आता है लेकिन पेडागॉगी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर सीटेट आपको निकालना है तो पेडोलॉजी आपको बहुत आनी चाहिए, ठीक है। समझ गए। तो चलिए कुछ पेडोलॉजी क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, ठीक है, फिर फिनिश करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन है, बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन के लिए सर्वाधिक सहायक है। मतलब कि बच्चे हैं उनकी हमें देखना कि बच्चे कितने क्या किस हिसाब से भाषा जानते हैं, उनकी क्षमता क्या है, मतलब कि भाषा पहचानते हैं कि नहीं पहचानते हैं, बोल लेते हैं कि नहीं बोल लेते हैं। अगर उसे हमें आकलन करना है तो उसके लिए सबसे सर्वाधिक चीज़ क्या है। इन चार ऑप्शन आपको दिए, चारों में बताइए। बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत के आधार पर उनका आकलन करेंगे, या बच्चों की कक्षा में औपचारिक बातचीत के आधार पर उनका आकलन करेंगे, या बच्चों और शिक्षक की परस्पर औपचारिक बातचीत पर उनका आकलन निकालेंगे, या बच्चों का शिक्षक द्वारा प्रदत्त अभ्यास कार्य इसके आधार पर। तो जल्दी से सही ऑप्शन बताइए, सही ऑप्शन बताइए। अगर हमें बच्चों की भाषाई क्षमताओं का आकलन अगर करना है, तो अगर औपचारिक फॉर्मल बातचीत की अच्छा हम करेंगे तो बच्चे इसमें बहुत बेढंग से बनावटी ढंग से बात कर सकते हैं, तो उससे नहीं हो सकता। और बच्चों शिक्षक की परस्पर औपचारिक बात, तो इससे भी नहीं हो सकता। बच्चों में घबराहट हो सकती है, तो उनकी भाषाई क्षमताओं का आकलन नहीं कर सकते। बच्चों का शिक्षक द्वारा प्रदत्त अभ्यासकार, शिक्षक जो बच्चों को अभ्यासकार, इससे उससे भाषाई क्षमताओं के आकलन की भाषाई क्षमताओं के बारे में नहीं जान सकते। उसकी कितनी भाषा उसने अर्जित की है, क्या कितना सीखा, हम नहीं बता सकते। लेकिन अगर बच्चे आपस में अनौपचारिक बातचीत कर रहे हैं, बढ़िया, एक क्लास में छोड़ दिया गया, कहो बच्चों बात करो आप लोग, और आप किनारे में खड़े होकर उनको सबको देखें कि बच्चे कितना ग्रहण किए, कितना जानते हैं, मतलब उनका अपनी भाषाओं पे कितना कमांड है, तो इस हिसाब से आप भाषाई क्षमताओं का आकलन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत। क्लास में बच्चों को छोड़ दीजिए, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी रुकावट के उनको बातचीत करने दीजिए। इससे पता चल जाएगा कि बच्चों की अपनी भाषा पर कितनी पकड़ है और उनको कितना आता है, उनको उसकी कितनी समझ है। तो सही ऑप्शन होगा बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत, ठीक है। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है। कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है। ए, अच्छी लगने वाली महक को क्या कहेंगे। बी, बुरी लगने वाले महक को क्या कहेंगे। सी, तुम्हारे घर में किस किस की महक आती है। डी, फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। सही ऑप्शन बताइए। ए ऑप्शन है कि बी ऑप्शन है कि सी ऑप्शन है कि डी ऑप्शन है, जल्दी बताइए। तो इसका जो सही, जल्दी बताइए फटाफट। अच्छी लगने वाली महक को क्या कहेंगे, बुरी लगने वाली महक को क्या कहेंगे, तुम्हारे घर में किस किस की महक आती है। ये डी ऑप्शन है, फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। तो अगर हम देखें तो इसका सही ऑप्शन होगा फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। क्यों? क्योंकि एक कक्षा में क्योंकि एक कक्षा में भिन्न भिन्न क्योंकि क्योंकि एक कक्षा में भिन्न भिन्न संस्कृति, भिन्न भिन्न समुदाय के, अलग अलग एरिया के छात्र आते हैं, पढ़ते हैं, उनकी अपनी अपनी भाषा होती है, वो अपनी अपनी भाषा में फूलों का नाम लिखेंगे। तो हमें पता चलेगा किसकी किस कौन सी हिसाब से भाषा है, कौन किस भाषा का यूज़ करता है, बच्चे एक दूसरे की भाषा सीखेंगे, ठीक है। तो फूलों के नाम अपनी अपनी भाषा में लिखो। इससे यह चीज़ बहुभाषिकता को पोषित करता है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। यह बात बताइए, स्वाभाविक है, निंदनीय है, विचारणीय है कि अनुचित है।
ए ऑप्शन स्वाभाविक है, बी ऑप्शन निंदनीय है, सी ऑप्शन विचारणीय है, डी ऑप्शन अनुचित है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा स्वाभाविक। भाई कोई भी बच्चा नया नया आएगा, अगर हिंदी किस्म बैठा हुआ वो अपनी बात क्या किस मतलब फॉर्मल लैंग्वेज में तो बोलेगा नहीं, औपचारिक भाषा में तो बोलेगा नहीं भैया मास्टर है ना, औपचारिक बनावटी तरह से। अगर कुछ भी उसको पूछना होगा तो वो जिस एरिया से बिलोंग करता होगा वहाँ की जो भाषा होगी, उसकी जो मदर टंग होगी, वो यानी मातृभाषा होगी, उसी को तो प्रयोग करके पूछेगा। तो बच्चा स्वाभाविक रूप से मातृभाषा का प्रयोग करके ही हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। ठीक है, सही ऑप्शन होगा स्वाभाविक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर बच्चों का भाषा विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है। जल्दी से बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों का भाषा विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है भाषा के कठोर आकलन पर, भाषा की पाठ्यपुस्तक पर, समृद्ध भाषी प्रवेश पर, भाषा की व्याकरणिक जानकारी पर। एक चीज़ बता दे, अगर आपको पेडागॉजी वाले क्वेश्चन करने हैं तो हमेशा क्वेश्चन में जो निगेटिव चीज़ें दी हैं उसको हटा दो, जो निगेटिव चीज़ें दी हैं उसको हटा दो। आप अपने को बच्चा समझो, ठीक है, आपके लिए जो चीज़ खराब दिखती है उसको हटा दो, ठीक है, और जो चीज़ सही दिखती है वही आपको ऑप्शन होगा। ठीक है, क्वेश्चन करने का थोड़ा एक तरीका है, ठीक है, समझ लीजिए। नेगेटिव चीज़ों को हटा दो, जो जरा सी भी नेगेटिव लगे उसको हटा दो, जो जरा सी भी सहायक ना हो उसको हटा दो, जो थोड़ा सा भी सहायक हो सीखने में उसको रखिए, वही आपका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, ए ऑप्शन भाषा के कठोर आकलन पर, बी ऑप्शन भाषा की पाठ्यपुस्तक पर, सी समृद्ध भाषिक प्रवेश पर, डी भाषा की व्याकरणिक जानकारी पर। तो भाषा के कठोर आकलन पर निगेटिव, भाषा के पाठ इससे भी कुछ नहीं होगा, उसको भाषा व्याकरण जान करना पड़ेगा, उसको प्राथमिक स्तर पर व्याकरणिक जानकारी कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, अगर बच्चों का भाषा विकास कराना तो हमें क्या, जो उसका भाषिक प्रवेश है वो समृद्ध होना चाहिए, तरह तरह की भाषाएं उसको, तरह तरह की भाषाएं उसको देना सीखने देना चाहिए, है ना, हर चीज़ होना चाहिए। समृद्ध भाषिक प्रवेश पर निर्भर करता है। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों का जो भाषा विकास है सर्वाधिक रूप से समृद्ध भाषिक प्रवेश पर निर्भर करेगा। कठोर आकलन पे तो गलत, पाठ्य पुस्तक से कुछ नहीं सीखेगा, भाषा व्याकरण ये भी गलत प्राथमिक स्तर पर। ठीक, तो सही ऑप्शन है समृद्ध भाषिक प्रवेश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चे सामाजिक अंतरक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है? ए ऑप्शन जीन पियाजे का, बी ऑप्शन पाओलाव का, सी ऑप्शन वाइगोस्की का, सी ऑप्शन वाइगोस्की का। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है वाइगोस्की, सही ऑप्शन है वाइगोस्की। तो वाइगोस्की ने बताया है कि बच्चे अपने समाज में रहते हुए बहुत चीज़ें सीखता है, समाज से अपने इंटरेक्ट होता है, लोगों से मिलता है, लोगों की दिनचर्या जानता है, लोगों जो बोलते हैं उनसे देखता है, वो सीखता है ना। तो बच्चे अपने सामाजिक अंतरक्रिया से बहुत चीज़ें सीखते हैं। ठीक है, तो यह विचार वाइगोस्की का है, यह विचार वाइगोस्की का है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़ने का संबंध है, ए ऑप्शन अर्थ जानने से, या शुद्ध शुद्ध पढ़ने से, या तीव्र गति से पढ़ने से, अक्षर ज्ञान से। सही बताइए, पढ़ने का संबंध काहे से होता है? अर्थ से होता है कि शुद्धता से होता है कि तीव्र गति से या अक्षर ज्ञान से? जल्दी से बताइए, सही ऑप्शन बताइए। तो पढ़ने का जो संबंध होता है बच्चा, वो आपका अर्थ से होता है। आप कोई भी चीज़ कहानी नहीं पढ़ोगे तो थोड़ा अर्थ तो उसका समझोगे कि बड़ा शुद्धता से कहानी पढ़ना, कुछ गलत नहीं करना, बहुत तेज तेज पढ़ना, हमें एक एक अक्षर का ज्ञान ना, गलत। आप कोई भी चीज़ अगर पढ़ रहे हो तो बच्चा, तो उसका सबसे पहले आप उसका अर्थ जानने की कोशिश करोगे, है ना, समझते हुए पढ़ोगे, हम अर्थबोध करते हुए वाचन करोगे ना। यही सच्चे अर्थ में पढ़ना कहलाता है। मतलब किसी भी चीज़ का वाचन अगर हम उसे समझते हुए करें और अर्थबोध करते हुए किसी भी चीज़ का अगर वाचन अगर उसका हम पढ़ें तो उसी को सच्चे अर्थ में पढ़ना कहते हैं। तो पढ़ने का संबंध अर्थ से होता है, उसका अर्थ निकाल पाए उसी को पढ़ना बोलते हैं सच्चे अर्थ में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है माय लास्ट क्वेश्चन। भाषा अर्जित करने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अभी आ चुका है क्वेश्चन, रिपीट हो चुका है शायद, मतलब इसी टाइप क्वेश्चन आ चुका था। एक जल्दी बताइए। भाषा अर्जित करने के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है समृद्ध भाषा प्रवेश, संचार माध्यमों का अधिक प्रवेश, विद्यालय परीक्षा प्रक्रिया, भाषिक पठन सामग्री। भाषिक पठन सामग्री, अगर हमें भाषा अर्जित करना है तो क्या चीज़ सबसे सहायक हो सकती है? भाई भाषा अगर आपको अर्जित करना है तो आप एक ऐसे प्रवेश में हो जहाँ तरह तरह की भाषाएं बोली जा रही हों, या उस भाषा से बोलने में बहुत अच्छे अच्छे लोग हों, उनसे हम कुछ सीख सकें। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका समृद्ध भाषा परिवेश, समृद्ध भाषा परिवेश। तो भाषा अर्जित करने के संदर्भ में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो समृद्ध भाषा प्रवेश। तो मतलब कि भाषा अर्जन अगर बोले तो उस प्रक्रिया को कहते हैं, मतलब जिसके द्वारा मानव भाषा को ग्रहण
ग्रहण करता है और समझने की क्षमता को अर्जित करता है। मतलब कि वह प्रक्रिया होता है जिसके द्वारा मानव भाषा को ग्रहण करता है और उसकी समझने की क्षमता को अर्जित करता है और बातचीत करने के लिए शब्दों एवं वाक्यों का प्रयोग करता है। ठीक है, समझ गए। और अगर हम भाषा अगर कोई भी बच्चा मनुष्य अगर भाषा अर्जित करना चाहे तो अपने घर परिवार से, पास पड़ोस से, समुदाय से और अपने समकक्ष यानी कि बराबर वालों के साथ बातचीत करके औपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से, वैसे जनरली अनौपचारिक रूप से, ठीक है, भाषा को अच्छी तरह से सीख सकता है, उस पर पकड़ बना सकता है। ठीक है, उसको ग्रहण कर सकता है और उसको समझने की क्षमता को अर्जित कर सकता है और उसको अपने उपयोग में ला सकता है। ठीक है, तो भाषा अर्जित करने के संदर्भ में अगर सर्वाधिक महत्वपूर्ण है तो वह है समृद्ध भाषा परिवेश। ठीक है, इसी के साथ बच्चों हमारा ये सेशन समाप्त हुआ। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये सेशन कैसा लगा। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ा सा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दूसरे लोगों तक पहुंचाइए जिससे उनको भी थोड़ा सा मदद मिले, लाभ मिले। एंड प्लीज़ अगर थोड़ा सा भी, फिर बोलता हूँ, थोड़ा सा भी अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो बच्चा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल प्लीज़। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, आप अपना सब ख्याल रखिएगा और है ना, बुक्स मंगा लीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते रहिए, कस के करते रहिए। आप जितने क्वेश्चंस करेंगे उतना ही आप अच्छे नंबरों की ओर अग्रसर होंगे। ठीक है, धन्यवाद।